हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना है क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी है और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे। और आज जो लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, जो आज टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। एक्चुअली 11th में मैं ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, मैं भी पढ़ा चुका हूँ, आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, बेसिक डिफरेंशिएशन की बातें आप लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सारे फार्मूले को मैं यहाँ लिखवाऊँगा और उसको समझाऊँगा कि कौन फार्मूला कब और कहाँ लगेगा। फिर से जो बेसिक रूल हैं उसके, ठीक ना। दो फंक्शन का ऐड रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन रहेगा तो कैसे होगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीज़न रहेगा, तो ये सब चीज़ें चलने वाली है आज। तो उसी क्रम में मैं पहले तो फार्मूले पर फोकस करना चाहूँगा कि इतने बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, अब यदि कहीं भी x की पावर n आए तो हमेशा इस फार्मूले का आप यूज करिएगा। जैसे x की पावर 5 आ गया तो यहाँ पर यदि डिफरेंशिएशन करना हो x की पावर 5 का, तो यहाँ n की वैल्यू 5 हो जाएगी और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और x की पावर 5 माइनस 1। तो बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ ये कब लगेगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये याद करिएगा, कहीं भी 1/x होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा log x होगा और बेस होगा उसका कितना e। log x बेस e, याद रखिएगा, बेस e है तभी उसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अदरवाइज यदि बेस e नहीं है तो हम उसको पहले बेस e में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो भी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब उसका बेस log का बेस e हो तब। अदरवाइज हम बेस चेंज करेंगे तब जाकर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आता है e की पावर x। e का पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। और इसी क्रम में एक नया यहाँ फार्मूला दिख रहा होगा a की पावर x। अब तुम कहोगे सर e की पावर x और a की पावर x में क्या अंतर है, तो ध्यान से देखिएगा। e एक इरेशनल नंबर है और e का मतलब e होता है, लेकिन यहाँ a टू द पावर x का मतलब a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। a 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब 2 की पावर x होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2 बेस e, ठीक ना। 3 की पावर x होगा तो ये फार्मूला लगेगा। तो 3 की पावर x का क्या होगा, 3 की टू द पावर x log 3। 4 टू द पावर x होगा तो यही लगाएंगे। 6 की पावर x होगा तो यही अप्लाई करेंगे। 1/2 टू द पावर x होगा तो यही अप्लाई करेंगे। लेकिन e की पावर x होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है। इसमें a कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर e की जो वैल्यू होगी वो e ही होगी। ये कभी भी आएगा तो e के ही टर्म में आएगा, ये किसी भी कांस्टेंट की पावर x के टर्म में आ सकता है। तो इन दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद से ये सब फार्मूलों को समझाना नहीं है, यहाँ इन्वर्स के सारे फार्मूले दिए हैं। एक नहीं लिखे हैं क्या हम, एक और है d/dx cot इनवर्स x होता है -1/1 + x²। याद करने का बहुत आसान तरीका है, याद कर लीजिए। अब इसमें बहुत से डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में आए हैं, बहुत से नेगेटिव में आए हैं। तो देखो, CO से जो स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कॉस है, कोसेक है और कॉट है, इसकी निगेटिविटी मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा। और जो CO के अलावा किसी से स्टार्ट है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। इसमें भी वही बात है, CO से स्टार्ट है तो निगेटिव, CO से स्टार्ट है ये कोसेक है, ये भी नेगेटिव, CO से स्टार्ट है कॉट, ये भी नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा आपको याद करना आसान हो जाएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन CO से स्टार्ट होने वाले हैं उसके डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आएंगे, और जो CO से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं उसके डिफरेंशिएशन क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसमें तो आधे रिपीट कर जाते हैं, जैसे जो साइन इनवर्स x का होता है वही कास इनवर्स x का भी होता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क होता है। तो आप एक याद कर लोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद है, क्योंकि CO से स्टार्ट है तो इसी में क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये 17 जो फार्मूले हैं आपको हेल्प करेंगे आगे कि कैसे हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इस फार्मूले को स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए या गूगल पे सर्च कर लीजिए या जो करना हो वो कर लीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए। ये 17 फार्मूले बेसिकली आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंशिएशंस के रूल पढ़ने कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ रूल है उसको हम पढ़ लेते हैं। और ये तो फार्मूला था। जैसे पहला है आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला है कि यदि कोई फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन तो फंक्शन का होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, एक फार्मूले में एक चीज़ छूट गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक ना, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल d/dx 5 दिया है, क्या हो जाएगा? 0। d/dx sin 45 दिया है, ये भी तो कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू 0। तो जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये फार्मूला और ऐड कर लीजिएगा कि d/dx आप कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो क्या करेंगे? हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। ठीक है। दूसरा, यदि दो फंक्शन है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक ना। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ f1 माइनस f2। यदि डिफरेंशिएशन क्या है? दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f2 होगा। ठीक है। तो बहुत आसान है याद करना। इसमें क्या है? कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, और यदि दो फंक्शन है तो d/dx दोनों पे लग जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और दो फंक्शन हैं सब्ट्रैक्शन में तो d/dx दोनों पे लग जाएगा, बीच में माइनस। ठीक है ना। और इसी क्रम में हम ये भी लिख सकते हैं कि f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब ये हुआ कि बहुत से फंक्शन सम है तो ये d/dx सब पे चला जाएगा, दो ही के लिए ऐसा नहीं है, तो सब पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ f1 प्लस d/dx ऑफ f2 प्लस d/dx ऑफ f3। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि होता क्या है कि कुछ इसी में प्लस में होता है, कुछ माइनस में होता है। तो देखिए, प्लस आए या माइनस में आए, d/dx सब पे लगाते जाइए, सारे फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। जहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस में लिख देंगे, यदि यहीं पे माइनस होता क्या होता है? यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। तो इन जनरल ये फार्मूला है, और दो के लिए ये है, और कांस्टेंट तो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये बेसिक फार्मूले हुए दो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जिसको हम प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, जो 1 2 3 4 5। तो प्रोडक्ट रूल में कहता है कि यदि दो फंक्शन है f1 इंटू f2, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 इंटू f2 प्लस f1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2। ठीक ना। क्या होता है? फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू f2 प्लस f1 इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। चलिए, अब इसी क्रम में क्या होता है? इसी में a ले लीजिए और b ले लीजिए। अब देखो 3 रहेगा तो क्या होगा? यदि 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो देखो फार्मूला ही लिखवा रहे हैं, ठीक ना। इसको डिराइव कर भी सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट रट लीजिए, आसान रहेगा। डिराइवेशन बाद में अब जब पूछोगे ना, यदि कमेंट करके पूछोगे कि नहीं सर आप कैसे इससे इसको डिराइव कर दिए, तो उसको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी याद कर लीजिए कि कैसे फार्मूला याद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब d/dx ऑफ f1, और रिमेनिंग ऐसे ही प्रोडक्ट में आ जाएगा ये दोनों। तो क्या हो जाएगा? f2 इंटू f3 प्लस, अब क्या होगा? सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन होगा और ये दोनों ऐसे ही प्रोडक्ट में होगा, और प्लस लगाते चलेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? f1 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2 इंटू f3 प्लस f1 f2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f3। तो याद कर लीजिए ये बात, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
रिमेनिंग F2 F3 क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट में हो जाएगा। फिर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन F1 F3 प्रोडक्ट में आ जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है। और फिर थर्ड का डिफ्रेंशिएशन और फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट में आ जाएगा। आसान करना बहुत याद करना बहुत आसान है। इसमें F1 का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड और थर्ड फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट और थर्ड फंक्शन, और थर्ड का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, और सब प्लस में होगा। क्लियर हो रही बात है? हाँ यहाँ पर तो ये याद कर लीजिएगा। एक टर्म 3 टर्म बन जाएंगे यहाँ पे, यहीं पे 4 होता है तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू रिमेनिंग, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन इंटू रिमेनिंग, थर्ड का डिफ्रेंशिएशन इंटू रिमेनिंग प्लस फोर्थ का डिफ्रेंशिएशन इंटू रिमेनिंग, 4 टर्म बनते। ठीक है ना? इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना? चलो, तो ये प्रोडक्ट रूल है। यदि जैसे एग्जाम्पल में आ जाए डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 3 फंक्शन आ गया, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स, और ये दोनों ऐसे ही के तैसे रह जाएंगे, तो लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन, और फिर सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन डिटेल ऑफ क्या है, सेकेंड क्या है, लॉग एक्स, और फिर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये थर्ड फंक्शन। और यहाँ पर जगह नहीं था तो नीचे लिख देते हैं। अब थर्ड का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये 2 ऐसे ही के तैसे रह जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट वैसे ही रहेगा, सेकंड ऐसे ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। तो थर्ड कितना है, एक्स स्क्वायर। अब ये अभी तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बाई अभी जो फार्मूले लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा जगह नहीं तो यहाँ तक। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, और लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसी का ना होगा। ये दोनों तो ऐसे कि तैसे कापी हो जाएंगे, फिर ये दोनों कापी हो जाएंगे ई की पावर एक्स लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक लाइन और लिख लीजिए, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर x प्लस ये आ जाएगा 2x है तो पहले लिख लो 2x, फिर ई की पावर x और लॉग, तो ये आपका हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक ना? बहुत आसान है, फार्मूले पे रखिए और जो ये फार्मूला प्रोडक्ट का अप्लाई करिए। इसके बाद से फंक्शन पे डिफ्रेंशिएशन लगा है तो वो हर फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट होगा उसके लिए भी फार्मूला बेसिक आपको बता दिए हैं, उसको अप्लाई कर देंगे तो आगे का हमारा काम निकल जाएगा। अब आता है जो होता है क्वोशिएंट रूल और उसको पढ़ते हैं। ठीक ना? चलिए, ये प्रोडक्ट रूल था। क्वोशिएंट रूल का लो या डिवीजन मेथड। ठीक ना? डिवीजन मेथड, तो उसमें क्या होता है कि यदि 2 फंक्शन होता है f1/f2 तो उसमें क्या होता है f2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 माइनस f1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2/f2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 2 फंक्शन डिवाइड में होगा तो उसका कैसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा f2 मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1 मतलब नोमरेटर माइनस f1 नोमरेटर इंटू d/dx ऑफ f2 मतलब डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे भी याद कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर इंटू नोमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल
जैसे आपको दिया हो साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है, F1 F2 आप याद कर तो क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू नोमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कास एक्स माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर का 2x बाई एक्स की पावर 4। फिर x का हम कर लो तो क्या हो जाएगा, x cos x माइनस 2 साइन x बाई एक्स की पावर 4 कट जाएगा तो x क्यूब आ जाएगा, तो हो जाएगा x cos x माइनस 2 साइन x बाई एक्स क्यूब। ये फाइनल आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, डिनोमिनेटर फिर नोमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, एक्स की पावर एन के हिसाब से होगा। तो एक्स की पावर एन क्या होगा, एक्स की पावर का एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या क्या 2 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 2x हो जाएगा। अब ये तो इतना ही याद कर लिए होगे ना कि बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने x नोमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लिया है, तो ये x कैंसिल होकर नीचे x क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। चलो और आगे चलते हैं। ये डिवीज़न मेथड्स था। अब कभी डिवीज़न और प्रोडक्ट एक ही में क्या आता है, चला आता है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दोनों चीज़ अप्लाई कर रही हैं। जैसे है आपके पास 2 की पावर x साइन x बाई एक्स स्क्वायर, सपोज दैट ये है। या ये, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले तो ये आपका नुमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये F1 ये F2, तो क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू नुमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नुमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। और फिर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, अभी ये F1 और ये F2 मान के हमने फार्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर इंटू नुमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नुमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये F1 बाई F2 करके याद करो तो क्या होता है F2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ F1 माइनस F1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ F2 बाई F2 का होल स्क्वायर। तो अब हम करेंगे कितना हो जाएगा रूट एक्स। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा क्योंकि दो फंक्शन आ गया, तो क्या होता है बोलो, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। हमने क्या कर दिया, इन दोनों में प्रोडक्ट लगा दिया। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। यही तो होता है, फर्स्ट का करोगे सेकेंड का नहीं करोगे, फिर फर्स्ट का नहीं करोगे सेकेंड का करोगे प्लस करके, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x साइन x, और ये x की पावर n के हिसाब। देखो x की पावर कोई भी नंबर हो, यदि वो 2 3 4 हो या -2 -4 -6 हो या 1/2 1/3 हो, सब x की पावर n के हिसाब से होगा। तो क्या हो जाएगा n x की पावर n -1, और नीचे कितना आ जाएगा अंडर x का स्क्वायर बन जाएगा x। हाँ तो चलो भाई ये हो गया रूट x, और ये क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 2 की पावर x का, 2 की पावर x का a की पावर x के हिसाब से होगा। तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x, तो 2 की पावर x का क्या होगा 2 की पावर x, और फिर क्या होता है log a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 sin x प्लस 2x, और sin x का कितना होता है cos x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर x sin x और 1/2, और x की पावर क्या होगा -1/2 बाई
एक्स। बोलिए। अब ये जो एक्स की पावर 1/2 है, इसको हम यहीं पर क्या लिख सकते थे, 1/x की पावर, देखो x की पावर -1/2 कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 1/2। x की पावर -1/2 कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 1/2, और इसको कह सकते हैं √x। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको, इसकी वैल्यू x बार -1/2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं √x। अब क्या कर दो कि एलसीएम ले लो, इसका तो कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, इसका क्या है, और इसको क्या कर सकते हो, 2 की पावर x और 1/2 है, तो इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x -1। ये भी तो हो सकता है 2 की पावर x, और नीचे 2 है तो ऊपर जाके पावर माइनस होगा, ये हो गया, तो ये 2 गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर 1/√x, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x, और ये होगा 2x log 2 sin x प्लस 2 की पावर x cos x माइनस 2 की पावर x -1 sin x। और जब ये कर लोगे तो ये फाइनल कितना आ जाएगा, √x, और आपका नीचे एक x है ही है। ध्यान से देखिएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो इसके डिनोमिनेटर में मान लो कितना होगा, 1 और 1/√x का जो एलसीएम होगा √x, फिर 1 से डिवाइड करो √x आएगा, √x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x हो जाएगा, और ये तो यहाँ ही आ गया। अब √x आके इस x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हो, समझ ही में आ रहा होगा अब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x 2 की पावर x log 2 sin x 2 की पावर x cos x माइनस x -1 sin x डिवाइडेड बाई, देखो x और √x ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो x में √x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x इंटू एक्स की पावर 1/2, ये पावर 1 बेस सेम है, पावर टूट जाए, x की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। रिवाइंड करके थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही यहाँ फार्मूला, इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाओ या यहीं छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे पहुँचते हैं, कुछ मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे करेंगे। जैसे चलिए आपसे पूछा है कि f(x) = mod ऑफ x, ठीक ना, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि f' π/4 और f' 3π/4 निकालिए, एंड f' 3π/4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये डैश का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, और π/4 का मतलब किस पर, π/4 पे, और इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ, 3π/4 पे। तो पहले तो इस फंक्शन को देखते हैं, तो इसका पहले cos x का ग्राफ बना लो, cos x का ग्राफ बना लोगे तो क्या आएगा, π/2 पाई, ये होता है। आगे कुछ दिया भी है, नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 से पाई में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि f(x) की वैल्यू cos ऑफ x आएगी कब, π/2 में, और माइनस ऑफ cos x कब आएगी, बोलिए भाई। देखो 0 से π/2 में अंदर वाला पॉजिटिव होगा, तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाएंगे तो जैसे का तैसा आ जाएगा, लेकिन π/2 से पाई में जब जाओगे तो ये अंदर वाला नेगेटिव आ जाएगा, π/2 से पाई में क्या हो जाएगा, ये
cos x निगेटिव आ जाएगा, मतलब मॉड हटने पर पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, लेकिन अंदर वाला तो निगेटिव दे रहा है, तो उसको प्लस बनाने के लिए माइनस साइन लगाएंगे। और वैसे भी आपको बताया गया है कि यदि कहीं से ये पता चल गया कि अंदर वाला निगेटिव है, वेरिएबल में तो दिखता ही नहीं है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन ये पता चल गया कि अंदर की वैल्यू निगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन लगेंगे, तभी तो वो प्लस में बनेगा। बोलो, तभी तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। आपको बताया गया है मॉड ऑफ एक्स का डिफिनीशन माइनस एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये डिफिनीशन बेसिकली है, अंदर वाला यदि नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो माइनस साइन, और अंदर वाला यदि 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 में तो अंदर वाला पॉजिटिव देगा तो मॉड हटेगा, वैसे का वैसे रह जाएगा, लेकिन π/2 से π में अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, एक्स से नीचे चल गया तो नेगेटिव, तो इसमें मॉड हटेगा तो माइनस साइन है। अब तुम कहोगे सर 0 से π/2 और π/2 से π क्यों लिए हैं? इसको देखकर हमको इसके बीच में ये मिल जाएगा और 3π/4 इसके बीच में मिल जाएगा, तो फिर आगे इंटरवल लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो वैल्यू निकालनी होगी उसको देख के काम करेंगे। अब एक चीज़ क्या करेंगे आप, जब 0 से ओपन इंटरवल π/2 में cos x क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। π/2 से π में भी cos x क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन π/2 पे दिक्कत आएगी, π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसके डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन को क्या लिखेंगे, cos x का माइनस साइन एक्स। कब? अब यहाँ π/2 हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि π/2 पे डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं होगा। आप चेक करिएगा, π/2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ आएगा, इसलिए π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और cos x का करोगे, इस माइनस cos x का करोगे तो इस cos x का तो माइनस साइन एक्स, और ये माइनस है तो प्लस में, तो आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है। अब तुम कहोगे सर आपको तो याद है कि π/2 पे ये डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमें आएगा तो क्या करेंगे। हाँ, अब आपको आएगा तो π/2 पर आपको चेक करना होगा कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। ब्रेक करना तो कर दिए भाई, जब 0 से हम पाई लेंगे तो π/2 छोड़ के तो लेंगे नहीं, ठीक ना। क्योंकि वैल्यू इसकी निकालनी है तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन π/2 लेना है, क्योंकि हम 0 से π टोटल इंटरवल ले रहे हैं तो π/2 ले रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 0 से ओपन इंटरवल π/2 में तो भाई ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, फार्मूला भाई क्या बोलते हैं उसको, बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि cos x क्या होता है, पूरे डोमेन में अपने क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और इसमें भी होगा। एक्चुअली क्या होगा ना कि जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे नहीं बनेगा, वो ऐसे बन जाएगा, ठीक ना। ये जो नीचे वाला है वो भी प्लस बना देगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नहीं बनने वाला है, ठीक ना। तो जब ये नहीं बनेगा तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मिल गया, कॉर्नर पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा नहीं। इस मॉड ऑफ cos x का क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ तक आएगा, मॉड नहीं होता तो नीचे से चला जाता है, लेकिन जब मॉड लग जाएगा तो भाई जो निगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव आ जाएगा, तो सीधे ऊपर से फिर घूम जाएगा, ठीक है ना। यहाँ -1 +1 देगा, यहाँ पर जो भी होगा उतना ही प्लस देगा, ये जितना होगा उतना ही प्लस देगा, तो ये ऊपर से घूम जाएगा। और यहाँ कॉर्नर पॉइंट आ गया, और यहाँ कॉर्नर पॉइंट आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे भी यदि 0 से π में इस फंक्शन को ब्रेक करोगे तो ये आएगा। ऐसे ही π/2 पर फंक्शन अपना क्या कर रहा है, नेचर चेंज कर रहा है, तो आपको π/2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। और यदि π/2 पर डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करोगे देखोगे कि π/2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 से π/2 में तो बाई रूल, π/2 से π ओपन इंटरवल में बाई रूल, लेकिन π/2 पर चूँकि फंक्शन अपना क्या हो रहा है, नेचर चेंज कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला लगा के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव π/2 पे चेक करना होगा। और जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब ये मॉड का ग्राफ बनाओगे ना, तो जितने, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आगे, केवल cos x का बनाओगे तो क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा, ये पाई, ये π/2, ये 3π/2 ना, ये 2π, ये 5π/2 ये होगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे तो ये नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ये सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, इस तरह से बन जाएगा।
क्या बन जाएगी इधर, क्योंकि निगेटिव तो वैल्यू देगा ही नहीं, तो ये वाली ग्राफ लाइन नहीं बनेगी, इस सीधे ऐसे बन जाएगी, ये नहीं बन पाएगी जब मॉड लगा रहेगा तब। इसका मतलब ग्राफ यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, इस तरह से बनेगा। नीचे वाला पोर्शन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि मॉड लगा है। कभी इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, निगेटिव नहीं आएगा तो कभी भी ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। जो निगेटिव वाला था वही सीधे उठ के ऊपर चला जाएगा। तो इस पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट, मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ कॉर्नर मिलेगा, आपको बताया भी थी, वहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ही लगा के देख लेना। इसमें कहाँ π/2 पर और इसी में 3π/2 पे, मॉड वाले में, ठीक है ना, मॉड पे अप्लाई करना आ जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि भाई π/2 3π/2 5π/2 तो क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हमको मिल जा रहा है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसीलिए जब हम डिफरेंशिएट किए हैं तो π/2 को हमने यहाँ छोड़ दिया है, π/2 हमने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो अब तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब f' की वैल्यू माइनस साइन आएगी इस इंटरवल के बीच में किसी भी पॉइंट पर। चलो, किसी भी पॉइंट पर, इसको थोड़ा रिवाइंड करके एक दो बार देखिएगा। तो अब हमको निकालना है f' π/4। तो हम कौन सा लेंगे बताओ, इसके लिए यही वाला लेंगे ना, क्योंकि π/4 तो इसी के इंटरवल के बीच में आएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/4, कितना हो जाएगा, -1/√2। और f' 3π/4, 3π/4 किस इंटरवल में आ गया, इसके लिए ये लेंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन 3π/4, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो आ गया f'। बात समझ में आ गई है। कैसे हमने निकाला है, मॉडुलस वाले फंक्शन को पहले इस टाइप में हमको चेंज करना होगा। इसके बाद से हमको क्या करना होगा, किस पॉइंट पर हमको निकालना है, उस जिस पॉइंट पर निकालना है उतने इंटरवल तक इसको ब्रेक करना होगा। फिर हमको देखना होगा कि यदि इंटरवल बन रहे हैं तो इंटरवल जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज कर रहा है, या जहाँ से जहाँ तक इंटरवल बना रहे हैं उसके कॉर्नर पॉइंट पर, और उसके जो जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक ना, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। 0 से ओपन इंटरवल π/2 में तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि cos x क्या होता है, पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होता है, तो 0 से π/2 में भी होगा। अब तुम कहोगे सर π/2 भी तो उसी रियल नंबर में आता है। हाँ भाई, आता तो है, लेकिन π/2 पर नेचर चेंज हो गया ना भाई फंक्शन का, cos x नहीं रह गया, π/2 के जस्ट राइट में क्या आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा। यदि एक ही फंक्शन होता है तब तो π/2 पर डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन नेचर चेंज हो गया है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। इसके लिए π/2 पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा। अदरवाइज ग्राफ बना लीजिए तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि π/2 π, 3π/2, 2π और 5π/2। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि π/2 के नीचे निगेटिव आता है, और मॉड में दिया है तो निगेटिव नहीं देगा। जो भी निगेटिव आएगा वही प्लस में कन्वर्ट होगा, तो फिर यहाँ से ग्राफ बनेगा, ऐसे बनता जाएगा। और ये क्या हुआ, यहाँ से आया, जब ऊपर बन जाएगा तो क्या होता है, यही कॉर्नर पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल ऐसे भी नहीं होगा। यदि यही मॉड नहीं होता ना तो ग्राफ क्या होता, ऐसे चला जाता, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे आता, ठीक है ना, नीचे भी आता, मॉड नहीं होता तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए होंगे। तो मुझे लग रहा है कि और भी क्वेश्चन मॉड वाले आप बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम बच्चों यहीं तक छोड़ते हैं अपने क्लास को, ठीक है ना। आप बेसिक फार्मूला याद करिएगा, और ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसका हमने डिस्कशन किया है, इसको थोड़ा सा पढ़िए, घबराइएगा मत। मैं जब कल आऊँगा तो कुछ मॉडुलस के अच्छे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, और फिर हम लोग आगे जो पढ़ेंगे चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चेन रूल से ही हमारा स्टार्ट होता है। चेन रूल भी हमने 11th में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आया होगा या आया होगा। तो इसके बाद के टॉपिक जो अब 12 में स्टार्ट होंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये भी वाले जो क्वेश्चन थे वो 11th में नहीं आप पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और RD शर्मा के एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं, थोड़ा सा करके ट्राई करिएगा। हमको लग रहा है कि आप कर लेंगे, और नहीं कर लेंगे तो मैं फिर कल एक दो क्वेश्चन इस पर डिस्कस करूँगा कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है ना। और ये बहुत दिनों बाद आपकी क्लास आ रही है, तो आप घबराइए मत, कोर्स आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं, इसलिए रेगुलर क्लासेज नहीं आ पा रही हैं, 2 दिन या 3 दिन करके आ रही है, 1 दिन करके आ रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेज रेगुलर आएँ, बट नहीं आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, और आने लगेगी।
व्यवस्थाएँ नहीं बन पा रही हैं, कुछ बिजली की समस्या है, कुछ नेट की समस्या है, बहुत टाइप की समस्या खड़ी हो गई है, तो रेगुलर क्लासेज आएंगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। इस क्वेश्चन को मेनली इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में बच्चों को बहुत समस्या आती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और ऐसे ही बहुत से एग्जांपल आर डी शर्मा में दिया है उसको करिए। मैं फिर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी बताऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसको इतने फार्मूले मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यदि वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए और अपने ग्रुप में भी इसको क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करिए, जिससे इसका लाभ बहुत से बच्चों को मिल सके। ये बेसिक क्लास थी पहली डिफरेंशिएशन की, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको कुछ मज़ा आने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत कम आया होगा, इस क्वेश्चन में मज़ा आएगा, ठीक ना। जो अच्छे बच्चे हैं इनमें बहुत अच्छा लगा होगा उनको पढ़ के। 2-3 बार रिवाइंड करेंगे, बातें समझ में आएंगी। नहीं भी समझ में आया तो घबराइए मत, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये आपका एक इंट्रो क्लास था डिफरेंशिएशन का, तो इसलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया हूँ हार्ड क्वेश्चन। अदरवाइज़ मैं जब भी ये लेकर आऊँगा तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसमें थॉरली आपको बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही। यहाँ भी बताया हूँ, यदि समझ गए होंगे तो आप और ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि आप लोग कर लेंगे, समझ में ज़रूर आया होगा। जिनको नहीं आया होगा वो घबराएंगे नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो ये डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास है, इसको अच्छे से करिए। हाँ, जो टेस्ट लोग दिए हैं और जिनको नंबर की ज़रूरत है वो अपना जो व्हाट्सएप किए हैं हमको, ठीक है ना, जो आंसर सीट वो, और प्लस अपनी फ़ीस रसीद की वो फ़ोटो, वो दोनों एक साथ फिर हमको सेंड कर दें। बहुत से बच्चों का हम नंबर चेक भी कर लिए हैं, लेकिन बताना उन्हीं को है जिनका रिसिप्ट मिल गया है। तो रिसिप्ट के साथ यदि आपके पास हो तो वो आंसर शीट की कॉपी भी हमको एक बार दोबारा सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको नंबर भी बता दूंगा और वो रसीद ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये स्कूल से हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि जब तक रसीद ना बच्चे दिखाएं तब तक आप किसी को भी नंबर ना बताइए। तो ये सूचना थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, और ये क्लास अच्छे से पढ़िए, इसको 1-2 बार करिए। फिर मैं मिलूँगा आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।